ईटीएफ या म्यूचुअल फंड, ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज कर देता है। तो आज हम सिर्फ इनके बीच का फर्क ही नहीं समझेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि 2025 में निवेश के लिए कौन सा रास्ता बेहतर हो सकता है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क समझेंगे। फिर ट्रेडिंग और लागत के हिसाब से ये कैसे अलग हैं, इस पर बात करेंगे। इसके बाद म्यूचुअल फंड का एक ऐसा छिपा हुआ फायदा सामने आएगा जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते। हम 2025 के लिए कुछ टॉप ईटीएफ्स पर भी नजर डालेंगे और आखिर में निवेश के एक सुनहरे नियम के साथ इसे पूरा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं जो इन दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बना देता है। अक्सर लोगों को लगता है कि इनका सबसे बड़ा फर्क इनके अंदर की होल्डिंग्स में है, लेकिन सच तो ये है कि सबसे बुनियादी अंतर इस बात में है कि इन्हें खरीदा और बेचा कैसे जाता है, और यही एक चीज सब कुछ बदल देती है। इसे ऐसे समझिए, ईटीएफ्स बिल्कुल एक स्टॉक की तरह हैं। मार्केट के खुले रहने के दौरान इन्हें कभी भी किसी भी पल खरीदा या बेचा जा सकता है और इनकी कीमत हर सेकंड बदलती है। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स की डीलिंग दिन में सिर्फ एक बार होती है, वो भी मार्केट बंद होने के बाद। दिन के आखिर में फंड की एक नेट एसेट वैल्यू यानी एनएवी तय होती है और सारे सौदे उसी एक कीमत पर होते हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये जो ट्रेडिंग का फर्क है वो लागत और निवेश करने के तरीके पर कैसे असर डालता है। ईटीएफ्स अक्सर म्यूचुअल फंड से सस्ते होते हैं और इसकी वजह बहुत सीधी सी है। ज्यादातर ईटीएफ्स पैसिव होते हैं, मतलब वो बस किसी इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 की नकल करते हैं। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। वहीं कई म्यूचुअल फंड्स एक्टिव होते हैं, जहां एक फंड मैनेजर बेस्ट स्टॉक्स चुनने के लिए लगातार रिसर्च करता है। जाहिर है इस मेहनत की एक फीस होती है जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, और वो ज्यादा होती है। निवेश शुरू करने के मामले में भी ईटीएफ्स ज्यादा आसान है। सिर्फ एक यूनिट खरीदकर भी शुरुआत की जा सकती है, चाहे उसकी कीमत कुछ 100 रुपए ही क्यों ना हो। जबकि म्यूचुअल फंड्स में अक्सर एक न्यूनतम निवेश राशि होती है, जैसे 500 रुपए या 1000 रुपए से ही शुरुआत करनी पड़ती है। अब तक तो लग रहा होगा कि ईटीएफ्स ही जीत रहे हैं, है ना? लेकिन ठहरिए, म्यूचुअल फंड्स के पास एक ऐसी ताकत है, एक ऐसा फायदा है जो ईटीएफ्स में नहीं मिलता, और ये सच में एक बहुत पावरफुल फीचर है। और वो है लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स या LAMF। सोचिए, अगर अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो क्या सालों का इन्वेस्टमेंट तोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। इस सुविधा से कोई भी अपनी म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को बेचे बिना उन्हें गिरवी रखकर लोन ले सकता है। और ये काम कैसे करता है? प्रोसेस बहुत सिंपल है। अपने फंड्स को गिरवी रखिए, उनकी वैल्यू के हिसाब से लोन मिल जाएगा। कोई चाहे तो सिर्फ ब्याज चुकाता रह सकता है, और जब पूरा लोन चुकता हो जाएगा तो फंड्स वापस मिल जाएंगे। और सबसे कमाल की बात इसकी ब्याज दर। फिलहाल ये सिर्फ 10.75% के आसपास है। अगर इसकी तुलना पर्सनल लोन से करें जो 13 से 15% या उससे भी ज्यादा हो सकता है, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। तो लोन कितना मिलेगा? इक्विटी फंड्स की वैल्यू का 45% तक और डेट फंड्स पर 75% तक। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए कोई क्रेडिट स्कोर चेक नहीं होता और जब चाहें लोन चुकाया जा सकता है बिना किसी पेनल्टी के। ये इसे सच में एक बहुत ही फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल टूल बनाता है। तो हमने देखा म्यूचुअल फंड्स का वो अनोखा फायदा, लेकिन जब बात आती है कम लागत और ट्रेडिंग में आसानी की, तो ईटीएफ्स का कोई मुकाबला नहीं। तो चलिए अब कुछ ऐसे ही दमदार ईटीएफ्स को देखते हैं जिन पर 2025 के लिए नजर रखी जा सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, ये कोई फाइनेंशियल सलाह नहीं है। ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले हमेशा एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। शुरुआत करते हैं मार्केट के सबसे जाने माने खिलाड़ी SBI निफ्टी 50 ETF से। ये सीधे सीधे भारत की टॉप 50 कंपनियों में पैसा लगाता है, जो इसे लंबी अवधि के लिए एक बहुत ही स्थिर विकल्प बनाता है। पिछले 5 सालों में इसका औसत रिटर्न 15.6% रहा है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका खर्चा। इसकी मैनेजमेंट फीस यानी एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.03% है। मतलब ये लगभग मुफ्त में पूरे बाजार में निवेश करने जैसा है। दूसरा है निपॉन इंडिया का जूनियर 20। ये उन कंपनियों पर फोकस करता है जो भारत की अगली बड़ी कंपनियां बन सकती हैं, यानी रैंक 51 से लेकर 100 तक की कंपनियां। इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा है, लेकिन रिटर्न की संभावना भी बड़ी हो सकती है। इसने 5 सालों में 125% से ज्यादा का जबरदस्त रिटर्न दिया है। अच्छा, अब अगर ग्लोबल मार्केट यानी अमेरिकी बाजार में निवेश करना हो तो
मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ETF सीधा गूगल और एप्पल जैसी बड़ी टेक कंपनियों में हिस्सेदारी देता है। इसका प्रदर्शन शानदार रहा है। पिछले 3 सालों में औसतन 23.6% का सालाना रिटर्न दिया है। और आखिर में बात करते हैं सोने की। गोल्ड ETF पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लाने और बाजार के उतार चढ़ाव से बचने का एक सॉलिड तरीका है। इस ETF ने पिछले 5 सालों में करीब 94% का कुल रिटर्न दिया है, यानी पैसा लगभग 2 गुना हो गया। तो अब जब हमने ऑप्शंस देख लिए हैं, तो चलिए निवेश की एक ऐसी स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत काम की हो सकती है। ये एक बहुत ही सरल नियम है। 100 में से अपनी उम्र घटा दीजिए। जो नंबर आता है उतने प्रतिशत पैसा स्टॉक मार्केट जैसे ज्यादा जोखिम वाले विकल्पों में लगाना चाहिए और बाकी का पैसा सोने या डेट फंड्स जैसी सुरक्षित जगहों पर। मिसाल के तौर पर अगर कोई 25 साल का है तो इस नियम के हिसाब से उसे अपने निवेश का 75% हिस्सा स्टॉक मार्केट में और 25% सुरक्षित संपत्तियों में लगाना चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जोखिम कम होता जाता है और सुरक्षित निवेश बढ़ता जाता है। और अब आखिर में सबसे जरूरी सबक, कभी भी सिर्फ 1 साल का रिटर्न देखकर निवेश मत कीजिए। 1 साल में तो कोई भी फंड रॉकस्टार बन सकता है। किसी भी ETF या म्यूचुअल फंड का असली रंग तो 3 से 5 साल के प्रदर्शन में ही सामने आता है। जो लगातार अच्छा परफॉर्म करे वही एक अच्छी पसंद है। तो इस सारी चर्चा के बाद सोचने वाला सवाल ये बचता है, एक निवेशक की लंबी अवधि की निवेश रणनीति आखिर होनी क्या चाहिए? इस पर विचार करना ही सही निवेश की ओर पहला कदम है।